गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक्स जो हैं उसको कवर करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास एव्स से। ठीक है, ये जो क्लास या ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है इसमें सबसे इजीली रिकॉग्नाइजेबल जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ द बर्ड्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्लास में जितने भी बर्ड्स हैं सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इनका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है, सबसे पहले तो कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्लास के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्ट ऑफ देम दे आर केपेबल ऑफ फ्लाइट। मोस्ट ऑफ देम बोल रही हूँ मतलब यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। कुछ बर्ड्स हैं जिनमें कि फ़्लाइट की कैपेसिटी नहीं होती, जैसे ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, ईम्यू है। ठीक है, तो इनमें फ़्लाइट की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, लॉस्ट हो जाती है। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि उड़ सकते हैं लेकिन सिर्फ थोड़े ही डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि हो सकता है कि उनकी बॉडी का साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा वेट है, उस वजह से। जैसे मोर है वो उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, वो दूसरे क्लास में आते हैं। ठीक है, दूसरे फाइलम में आते हैं इनफैक्ट। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और तो फर्स्ट ऑफ द मतलब सबसे रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर है कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट। दूसरा ये है कि इस पर्टिकुलर क्लास के जितने एनिमल्स होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने बर्ड्स होते हैं सभी के बोन्स हॉलो होते हैं। ठीक है, पूरे बोन्स नहीं, कुछ बोन्स जो है हॉलो होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा ये कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है जिससे कि एयर रेजिस्टेंस जो है उसको ये कट कर सकते हैं और एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी ये लोग इजीली फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो ये है कि इनकी बॉडी जो है मॉडिफाइड होती है फ़्लाइट के लिए। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइनिंग जो है इनकी बॉडी की वो एक मॉडिफिकेशन है, फेदर्स का प्रेजेंस होना वो एक मॉडिफिकेशन है। बॉडी का इनका जो शेप होता है स्पिंडल टाइप का शेप होता है, मतलब कि एंड्स पे बिल्कुल मतलब पतली होती है बॉडी और सेंटर में बॉडी जो है काफ़ी चौड़ी होती है, बल्की होती है। ठीक है, तो ये जो शेप है स्पिंडल शेप, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इस पर्टिकुलर क्लास के ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको देखने के लिए मिलेंगे मतलब दे आर बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर क्लास ओनली। ठीक है, अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। इनका हैबिटेट जो है बहुत वेरीड होता है। ठीक है, कुछ बर्ड्स जो हैं फील्ड्स में रहते हैं। ठीक है, कुछ फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के लिए अडेप्टेड होते हैं, कुछ डेजर्ट्स में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स में। ठीक है, या फिर कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो पानी में भी रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका हैबिटेट जो है काफ़ी वेरीड होता है। ठीक है, बॉडी फॉर्म के बारे में बात करें तो बॉडी इनकी सबसे पहले तो स्ट्रीमलाइंड होती है और बॉडी जो है इजीली डिस्टिंग्विशेबल या इजीली डिविजिबल होती है डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे कि एक हेड होता है। ठीक है, हेड जो है बड़ा होता है, सर्कुलर सा हेड होता है इनका। इनका नेक जो है वो भी अलग होता है, वर्टिकल नेक होता है जिसमें कि काफ़ी सारे मसल्स होते हैं, तो इनके बॉडी में काफ़ी, इनके हेड में मोस्टली काफ़ी अच्छा मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर इनका एक जो ट्रंक या एब्डोमेन वाला पार्ट है वो प्रेजेंट रहता है और एक बहुत ही शॉर्ट लेकिन पतला सा टेल भी इनकी बॉडी में इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं कि जिनमें टेल जो है काफ़ी इलेबोरेट, काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, और काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स वाला भी होता है, जैसे पीकॉक है। ठीक है, या किंगफिशर हो गया या रॉबिन हो गया, इस तरीके के काफ़ी सारी बर्ड्स हैं जिनमें कि बहुत ही अट्रैक्टिव कलर भी होता है। ठीक है, इसके अलावा अपेंडेजेस के बारे में बात करें तो इनके भी दो लिम्स होते हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। ठीक है, फोर लिम्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू फेदर्स टू अकोमोडेट फ्लाइट। ठीक है, तो फोर लिम्स जो हैं फेदर्स के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं और इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। हिंड लिम्स जो है उसमें इनके अपेंडेजेस होते हैं, टोज वगैरह होते हैं। ठीक है, और हिंड लिम्स जो होते हैं ये इनकी बॉडी को खड़े रहने में, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, इनकी बॉडी का वेट जो है उसको बियर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके जो हिंड लिम्स हैं उसमें इनके फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स में क्लॉज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब हर बर्ड का हैबिटेट क्योंकि अलग अलग है, ईटिंग हैबिट्स जो है या बिहेवियर वगैरह जो है वो अलग रहता है, तो इनके हिंड लिम्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कि अगर हम लोग डक्स के बारे में बात करें, ठीक है, डक्स बर्ड्स ज़रूर हैं लेकिन वो लोग ज़्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं, पानी में ज़्यादातर रहते हैं, पानी में तैर सकते हैं। तो इनका जो हाइंड लिम्ब है, ठीक है, फोर लिम्स तो फेदर्स में मॉडिफाइड रहेंगे लेकिन हाइंड लिम्स जो है उनमें वेब्ड अपीयरेंस रहेगा।
ठीक है। बत्तख के पैर देखे हैं कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के फिंगर, उस तरीके के टोज़ को हम लोग वेब्ड टोज़ या वेब्ड हाइंड लिम्स कहते हैं, जो कि उनको तैरने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगेन फिर कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो लोग एज अ प्रीडेटर जो एक्ट करते हैं, जैसे कि आपका काइट हो गया, ठीक है, या फैल्कन वगैरह हो गया, ईगल हो गया। तो ये क्या है, एज अ प्रीडेटर एक्ट करते हैं। तो इनका जो क्लॉ होता है, इनका जो हाइंड लिम्ब होता है, वो उस तरीके से मॉडिफाई होता है कि जिसके हेल्प से वो लोग शिकार को पकड़ सकें, ठीक है, या किसी बड़े पेड़ पे, ऊंचे पेड़ पे ये लोग इजीली बैठ सकें। तो अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग हैबिट्स के हिसाब से उनके जो हाइंड लिम्स है उसमें भी मॉडिफिकेशन हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इनके स्किन पर आते हैं। तो इनके स्किन में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनके फेदर्स के ऊपर ये जो ऑयल है पूरे तरीके से स्प्रेड आउट होता है, ठीक है। ऑयल का प्रेजेंस जो है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी बॉडी को वाटरप्रूफ बनाने में मोस्टली हेल्प करते हैं ये ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस यहाँ भी हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑयल ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि तोता होता है, पैरेट में ऑयल ग्लैंड्स जो है कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। पैरेट को छोड़ करके बाकी जितने भी बर्ड्स हैं सभी में आपको ऑयल ग्लैंड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इनके जो फेदर्स होते हैं, ठीक है, फेदर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें। एक्सोस्केलेटन के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करें तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो हॉर्नी एक्सोस्केलेटन होता है। हॉर्नी एक्सोस्केलेटन यानी कि हॉर्न यानी कि एक तरीके का सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि मोस्टली केराटिन से बनता है। केराटिन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है, जैसे कि हमारे बाल जो हैं वो भी केराटिन से ही बने हैं, ठीक है। तो फेदर्स जो है वो हॉर्नी एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, मोस्टली केराटिन से बना हुआ होता है, ठीक है, हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ होता है। फेदर्स इनके बॉडी के ऊपर अगर प्रेजेंट है तो इनके बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा फेदर्स जो हैं इनको फ्लाइट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनके फेदर्स हैं काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब बॉडी के ऊपर जो फेदर्स हैं उनके अलावा जो इनके 4 लिम्स एज फेदर्स मॉडिफिकेशन उसमें रहता है। तो फेदर्स जो है वो क्या कहना चाहिए, एयर का जो फ्लो है, ठीक है, एयर के फ्लो को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल फेदर्स जो है इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनके एंडोस्केलेटन के बारे में हम लोग बात करें तो इनकी जो बॉडी के अंदर का स्केलेटन होता है कम्प्लीटली बोन से बना हुआ रहता है। कुछ बोन्स जो होते हैं अंदर से हॉलो होते हैं, जिनको हम लोग न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं, ठीक है। ये जो न्यूमैटिक बोन्स होते हैं हॉलो होने की वजह से क्या हो जाते हैं, बॉडी को लाइटनेस प्रोवाइड करते हैं, बॉडी का ज़्यादा वज़न नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी बर्ड का वज़न बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो उस केस में वो उड़ नहीं पाएगा। जैसे पेंगुइन या ऑस्ट्रिच की अगर हम लोग बात करें तो वो लोग उड़ किस लिए नहीं पाते, क्योंकि उनकी बॉडी काफ़ी हैवी है, ठीक है। या पीकॉक जो है वो भी ज़्यादा डिस्टेंस तक क्यों नहीं उड़ पाते, क्योंकि उसकी भी बॉडी हैवी है इस वजह से, ठीक है। तो न्यूमैटिक बोन्स होने से क्या है, बॉडी का वज़न कम होता है, तो वो लोग ईजिली फ्लाई कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, वेल डेवलप्ड होता है। जो कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि क्लोआका होता है, एक कॉमन पैसेज होता है एलिमेंट्री कैनाल का, रेस्पिरेट जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वैसा ही क्लोआका जो है इनकी बॉडी में भी हमको देखने के लिए मिलता है। और ये जो क्लोआका रहता है बर्ड्स के अंदर, उसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। एक चैम्बर में क्या होता है कि खाना सॉफ्ट होता है, ठीक है, और दूसरे चैम्बर में खाना पूरी तरीके से क्रश किया जाता है, ठीक है। कई बार हम लोगों ने ये भी देखा होगा कि बर्ड्स जो हैं वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी खाते हैं, ठीक है। वो किस लिए खाते हैं, क्योंकि कंकड़ पत्थर जब इनके क्लोआका में अंदर जाके एंटर करता है तो इनको खाना ग्राइंड करने में हेल्प करता है। तो छोटे छोटे पत्थर वगैरह हैं, कई बार उसको भी ये लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो रेस्पिरेशन इनका लंग्स के हेल्प से होता है। लंग्स काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, लेकिन इन इलास्टिक होते हैं। जैसे हमारे लंग्स जो हैं इलास्टिक है, एक्सपैंड और रिलैक्स करते हैं, इनके लंग्स इजीली एक्सपैंड और रिलैक्स नहीं करते, इन इलास्टिक लंग्स होते हैं इनके, ठीक है। उसके अलावा इनके बॉडी में जो लंग्स है, लंग्स के अलावा बड़े बड़े एयर सैक्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि इनकी बॉडी को लाइट भी बनाते हैं और इनको ज़्यादा हवा अकोमोडेट
ऑपरेट करने में भी हेल्प करते हैं इनकी बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो एक हार्ट होता है, बहुत ही वेल डेवलप्ड हार्ट होता है, 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इजीली सेपरेटेड रहता है, ठीक है। इनका जो हार्ट बीट रहता है हमेशा फास्ट रहता है, ब्रीदिंग रेट हमेशा फास्ट रहती है। क्यों? क्योंकि इनको ऑब्वियसली उड़ना है, ठीक है। उड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा ग्लूकोज, ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए रेस्पिरेशन का रेट और हार्ट बीट जो है इनकी हमेशा फास्ट रहेगी, ठीक है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम के बारे में अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड ब्रेन रहता है, ठीक है। काफ़ी सारे नर्व्स जो हैं उसमें से निकलते हैं और इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होने की वजह से ईजिली ये लोग किसी भी स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो छोटे बर्ड्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी विजिलेंट होते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी चिड़िया आसपास हो, अगर हम लोग एक भी पैर उनके तरफ आगे बढ़ाते हैं तो वो लोग तुरंत उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। तो कोई भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस के लिए ये लोग बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स जो हैं इनके वेल डेवलप्ड होते हैं, आइज़ वेल डेवलप्ड होते हैं, ईयर्स जो हैं वो भी इनके वेल डेवलप्ड होते हैं। जैसे कि हमारे ईयर्स में कैनाल है, ठीक है, ईयर ड्रम वगैरह है, सारी चीज़ें उनके अंदर भी रहती है, बस ये बाहर का स्ट्रक्चर नहीं रहता, उसके जगह बस छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। आइज़ जो है इनके काफ़ी वेल डेवलप्ड रहते हैं, आईलिड्स प्रेजेंट रहते हैं इनके आइज़ के ऊपर, ठीक है। और आइज़ का जो एंगल है वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे हमारे आइज़ का एंगल जो है लिमिटेड है, मतलब 180 डिग्रीज का एंगल होता है हमारी आइज़ का, पेरिफेरल और फ्रंटल विजन दोनों लेकर के, लेकिन इनकी आइज़ का जो एंगल है वो ज़्यादा बड़ा रहता है। तो कई बर्ड्स ऐसे होते हैं जो पीछे की तरफ भी काफ़ी इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा एंगल होता है जिसके वजह से इनको प्रीडेटर से बचने में मोस्टली हेल्प मिलती है, ठीक है। कोई इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो उस चीज़ को ये लोग ईजिली डिटेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। तो विजन इनका वेरी वेल डेवलप्ड है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बहुत वेल डेवलप्ड होता है। किडनी होती है इनके अंदर भी, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और जो यूरिनरी वेस्ट मटेरियल जो निकालते हैं ये यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। जब कभी भी चिड़िया जो वेस्ट मटेरियल निकालती है उसमें देखोगे वाइट कलर का कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो वो जो वाइट कलर का सब्सटेंस है वो एक्चुअली यूरिक एसिड ही है, जो इस तरीके से वाइट पेस्ट या क्रिस्टल टाइप के फॉर्म में जो है जनरली उनकी बॉडी से निकलता है, ठीक है। इसके बाद बॉडी टेम्परेचर के फॉर्म पे देखें हम लोग तो ये लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, जिसको कि हम लोग होमियोथर्मल कहते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड रहते हैं, हमेशा अपने बॉडी का एक स्टेबल टेम्परेचर जो है ये लोग इजीली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के सेंस में अगर हम लोग देखें, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलता है, यूनिसेक्सुअल होंगे, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग, इजीली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें होता है, तो मेल और फीमेल के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली ये देखा गया है कि फीमेल जो बर्ड होती है वो उतनी ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव नहीं होती, लेकिन मेल बर्ड जो है वो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ईजी एग्जाम्पल हम लोग पीकॉक का ले सकते हैं, ठीक है। जो मेल पीकॉक होता है उसके फेदर्स कितने इलेबोरेट और कितने सुंदर होते हैं, लेकिन अगर फीमेल पीहेन जो है उसको आप लोग देखोगे तो वो उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं होती, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, मेटिंग के टाइम पे जो मेल बर्ड्स होते हैं उनका अपर हैंड होता है। जो मेल बर्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा बड़े साइज़ का होगा, तो फीमेल जो है कॉप्यूलेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए उसके पास जाएगी, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर के जो मेल बर्ड्स रहते हैं उनके बीच में ऑफन रिप्रोडक्शन के टाइम पे या कॉप्यूलेशन के टाइम पे हमेशा लड़ाइयाँ भी काफ़ी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ नेचुरली एक नेचुरल फिनोमिना है, ये आपको हमेशा नेचर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इनके फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ओवी पैरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, और ये जो एग है ये एग देने के बाद में फीमेल्स जो हैं, ठीक है, वो एग के ऊपर बैठ करके उसको सेकती हैं, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोवाइड करती हैं सो दैट एग्स जो हैं वो इजीली हैच हो सकें, ठीक है। उसके बाद इनका जो बिहेवियर है काफ़ी मैटरनल होता है, ठीक है। मतलब छोटे बच्चों को फीड करना, उनको पालना, बड़ा होते तक उनको अपने पास रखना, ये जो मैटरनल नेचर है ये बर्ड्स में हमको काफ़ी अच्छे तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इनके सर्टेन बिहेवियर के बारे में और मैं डिस्कस करूँगी कि
जैसे कुछ फिनोमिना है या कुछ एक्शंस जो हैं इनके, वो दूसरे एनिमल से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है। जैसे कि घोंसला बनाना, ठीक है, अपने रहने के लिए जगह बनाना, घोंसला बनाना, ये एक इनका डिफरेंट बिहेवियर है। ठीक है, बच्चों को बड़े होते तक उनके उड़ना सीखने तक पालना, वो एक डिफरेंट बिहेवियर है। फिर कई बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे बया का घोंसला देखे हो? बया का घोंसला कभी नहीं देखे हो? वो नारियल वारियल या इस टाइप के पेड़ से ऐसे ब्राउन कलर का अच्छा इतना बड़ा घोंसला बनाती है बया। ठीक है, तो बया का घोंसला जो है वो उसका स्ट्रक्चर काफ़ी इलेबोरेट होता है। तो कई सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो मतलब काफ़ी एनालिटिकल उनका अप्रोच रहता है कंस्ट्रक्शन के उस बेसिस पे हम लोग देखें तो ये जो इनका नेचर या ये जो बिहेवियर है या ये बोलूँ पर्टिकुलर साउंड्स प्रोड्यूस करने का जो इनका नेचर है वो भी थोड़ा यूनिक हो जाता है। जैसे हर बर्ड की अपनी अपनी आवाज़ है, लेकिन कोयल का अगर हम लोग एग्जांपल लें, कोयल जो है बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स की आवाज़ को मिमिक कर सकती है। ठीक है, या फिर तोता है तो तोता ह्यूमन लैंग्वेज सीख सकता है। तो ये सारे फीचर्स या ये जो बिहेवियर्स हैं इनके, ये दूसरे एनिमल्स से इनको एकदम हट के अलग कर देते हैं, यूनिक बना देते हैं। ठीक है, ओवरऑल एक और फिनोमिना है जो इनके अंदर देखने के लिए हमको मिलता है, माइग्रेशन का। ठीक है, बर्ड्स जो है सीज़न में जो चेंज होता है उसके लिए काफ़ी ससेप्टेबल और काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो अगर सीज़न चेंज होता है, इनको अनफेवरेबल सीज़न आने वाला होता है, तो ये जो है अपने नेटिव जगह से जा करके निकल करके किसी दूसरे गर्म जगह पे या किसी ठंडी जगह पे अपना घर जो है कुछ समय के लिए बनाते। तो माइग्रेशन का फिनोमिना जो इनके अंदर प्रेजेंट है वो भी इनका एक काफ़ी यूनिक फीचर है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम लोग देखें तो बर्ड्स जो हैं एज अ फूड सोर्स भी एक्ट करते हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है, जो क्वेल होता है, चिकन वगैरह होता है, ठीक है, या कबूतर होता है, तीतर वगैरह जो है, ठीक है, इन सब को एज अ फूड सोर्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इनके एग्स को हम लोग एज अ फूड सोर्स कंज्यूम करते हैं। अदरवाइज़ ये पॉलिनेशन में या सीड डिस्पर्सल में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनका ये जो है कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। फाइनली हम लोग आते हैं क्लास मैमिलिया पे। ठीक है, ये जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसको हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लास मैमेलिया में हम ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं मैमल्स। ठीक है, अब मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ठीक है, और अपने यंग वंस को अपने मिल्क पे मदर जो है फीड करती है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमल्स का। उसके अलावा और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? बहुत ही वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम का होना। ठीक है, उसके अलावा बॉडी पे हेयर का प्रेजेंट होना। ठीक है, और क्या कहते हैं कि डिफरेंट जो हैबिटेट्स हैं, ठीक है, उनका होना और ऑलमोस्ट किसी भी हैबिटेट में सरवाइव करने की कैपेबिलिटी होना। ठीक है, ये किसी भी मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात करें, हैबिटेट के बारे में बात करें तो प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल होते हैं ये। ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट्स में किसी भी मौसम में किसी भी एरिया में जो है मैमल्स मोस्टली सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनका हैबिटेट थोड़ा चेंज हो चुका है, जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल जो है ये भी मैमल्स हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्वेटिक लाइफस्टाइल के लिए अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, या फिर जो बैट यानी कि चमगादड़ होता है वो भी मैमल है, लेकिन उसने भी अपने आप को एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए अडेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमको ये 2-3 एक्सेप्शंस जो हैं देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बॉडी फॉर्म जो होता है, बॉडी का शेप जो है उसमें काफ़ी वेरिएशन होता है। जैसे कि व्हेल या डॉल्फिन की आप अगर बॉडी को देखोगे तो वो स्ट्रीमलाइंड है, लेकिन हमारी बॉडी में हमको स्ट्रीमलाइनिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, या जिराफ में या हाथी में आपको स्ट्रीमलाइनिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बॉडी के फॉर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। हाउएवर जो मैमल्स की बॉडी है उसको हम लोग ईजिली डिफरेंट पार्ट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हेड, नेक, ट्रंक
और जो अपेंडेजेस वाला पार्ट है, इसमें हम लोग इजीली डिवाइड कर सकते हैं मैमल्स की बॉडी को। ठीक है, अपेंडेजेस के बारे में बात करें तो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स दोनों होते हैं। ह्यूमंस के केस में जो हमारे फोर लिम्स हैं वो हैंड्स में मॉडिफाई हो गए हैं, हिंड लिम्स जो है लेग में मॉडिफाई हो गए हैं। ठीक है, वैसे ही व्हेल और डॉल्फिन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उनके जो फोर लिम्स हैं और जो हाइंड लिम्स हैं, ठीक है, फोर लिम्स जो है फिन्स में मॉडिफाई हो गए हैं और हाइंड लिम्स जो है वो टेल में मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, बैट के बारे में बात करें तो बैट का जो फोर लिम्ब है, ठीक है, वो फेदर्स में बेसिकली मॉडिफाई हो गया है और हाइंड लिम्स जो है वो उनके लेग्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। उसमें क्लॉज होते हैं तो वो जो पेड़ के ब्रांचेस हैं उसको पकड़ने के लिए अडेप्ट हो गया है। ठीक है, अगर हम लोग बंदरों के बारे में बात करें तो उनके भी जो एप्स हैं या मंकीज़ हैं उनके भी हाइंड लिम्स और फोर लिम्स जो है काफ़ी वेल डेवलप्ड है। फिंगर्स होते हैं, ठीक है, जो कि उनको चीज़ों को पकड़ने में, ग्रैस्प करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग हाथी या किसी दूसरे जानवर के बारे में बात करें तो हाथी या शेर, चीता, इस टाइप के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके भी हाइंड लिम्स और फोर लिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड हैं, लेकिन फोर लिम्स जो है उसमें कुछ ज़्यादा वेरिएशन हमको देखने के लिए नहीं मिलता क्योंकि वो हमेशा अपराइट अपने चारों पैरों पे खड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा, डिपेंडिंग कि एनिमल का हैबिटेट या उसका ईटिंग हैबिट क्या है, नेचर क्या है, वो सब चीज़ के हिसाब से जो है वेरिएशन हमको यहाँ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्किन पर। ठीक है, जो मैमल्स की स्किन होती है वो हॉर्नी एपिडर्मिस से कवर्ड रहती है, मतलब कि प्रॉपर एक स्किन उनके बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहता है। स्किन में स्वेट के ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल के ग्लैंड्स होते हैं और स्किन जो है, स्किन के ऊपर जो एपिडर्मल हेयर होता है, ठीक है, हेयर का एक लेयर होता है। ठीक है, ये जो हेयर का लेयर है, ठीक है, कुछ एनिमल्स में बहुत ज़्यादा थिक होता है और कुछ एनिमल्स में उतना ज़्यादा थिक नहीं होता। जैसे हमारे अंदर ह्यूमंस में जो है हेयर का लेयर उतना थिक नहीं है। डॉल्फिन और व्हेल में तो हेयर बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग शेर, चीता, जिराफ, हाथी वगैरह के बारे में बात करें तो इनकी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर जो है हेयर का काफ़ी अच्छा थिक लेयर जो है प्रेजेंट होता है। या गोरिल्ला या मंकीज़ का एग्जाम्पल लें तो उनके स्किन पे भी बहुत थिक लेयर प्रेजेंट रहेगा हेयर का। ठीक है, उसके बाद एंडोस्केलेटन के बारे में बात करें तो हमारा जो एंडोस्केलेटन है काफ़ी बोनी रहता है, थिक रहता है, हार्ड रहता है, काफ़ी वेल डेवलप्ड रहता है, जिसमें न्यूमरस जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स के प्रेजेंस के वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का मूवमेंट जो है ईजिली हमारी बॉडी में हमको देखने के लिए मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि मैमल्स का जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी है, उसमें जॉइंट्स हैं और स्केलेटन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है इस वजह से। ठीक है, इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट है, किसी दूसरे कैनाल के साथ में या किसी दूसरे सिस्टम के साथ में एसोसिएटेड नहीं रहता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे अंदर प्रॉपर टीथ जो हैं प्रेजेंट रहते हैं, जो हेटेरोडोंट और थेकोडोंट हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, वो यहाँ पर भी इंक्लूड होता है कि टीथ होते हैं, हेटेरोडोंट और थेकोडोंट टाइप के होते हैं। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है बहुत वेल डेवलप्ड होता है, उसमें बहुत सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से वेल डिफरेंशिएटेड डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी हमारा वेल डेवलप्ड है, विद अ नेजल पैसेज, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, प्रॉपर लंग्स होते हैं, इन्फ्लेटेबल लंग्स होते हैं हमारे। ठीक है, जो कि क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, हार्ट होता है, एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स होते हैं। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेटेड रहता है। ठीक है, प्रॉपर ब्लड होता है जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, बहुत सारे सेट ऑफ नर्व्स जो हैं हमारे ब्रेन से, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। सेंस ऑर्गन्स, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो है, चाहे टेस्ट, स्मेल, साइट, ठीक है, हियरिंग, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं बहुत अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी वेल डेवलप्ड है। 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट रहता है, एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है।
ठीक है। उसके अलावा हमारे अंदर भी हम भी सारे के सारे क्या हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर जो है हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहता है, एक्सेप्ट अगर हमको कोई डिजीज़ वगैरह या इन्फेक्शन हो गया उस समय बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, बट बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का मैकेनिज़्म जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में। लास्टली हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करें तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम सभी में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है, फर्टिलाइजेशन जो है, मैं लात मार के निकाल दूंगी तुम लोगों को। क्या तमाशा चल रहा है, आके क्लास में हल्ला कर रहे हो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। और जो ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग जो है वो वेल डेवलप्ड रहता है, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज, लार्वल स्टेज नहीं होता है, तो एम्ब्रियो का फॉर्म डेवलप होता है। एम्ब्रियो से जो डायरेक्टली यंग वन है उसका बर्थ होता है, ठीक है। यंग वन का साइज़ जो है वो पेरेंट्स के कंपैरिजन में ऑब्वियसली छोटा रहेगा, और फिर जो यंग वन है उसका धीरे धीरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा और वो आगे चल करके अडल्ट ऑर्गेनिज्म में फिर धीरे से कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द डिफरेंट फाइलम्स ऑफ द एनिमल किंगडम। आज हम लोग चैप्टर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अगला यूनिट जो आप लोगों ने बोला है, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, वहाँ पे भी एक्सेप्शन है, मैमल है लेकिन एग लेइंग है, ठीक है। या फिर अगर हम लोग कंगारू का एग्जाम्पल लें, ठीक है, कंगारू में भी हमको एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है क्योंकि वो यंग वन को बर्थ तो देता है, ठीक है, लेकिन उसका यंग वन जो है इतना मतलब क्या कहना चाहिए, कॉम्पिटेंट नहीं होता कि तुरंत से वो इजीली सर्वाइव कर सके आउटर एनवायरनमेंट में। तो यंग वन को बर्थ देने के बाद भी जो फीमेल कंगारू होती है उसके एब्डोमेन में एक पाउच होता है, ठीक है। पाउच में वो काफ़ी दिन तक जो है अपने बच्चे को रखती है, अटैच्ड होता है, उसके एब्डोमेन से स्किन से अटैच्ड रहता है। तो वो पाउच क्या है, ऐसे अलग से ऐसे पॉकेट जैसे थोड़ी ना दिखता है, बेसिकली उसके एब्डोमेन के अंदर वो पाउच प्रेजेंट रहता है। तो एक छोटा सा होल जैसा होता है, उसके अंदर वो बच्चे को रखती है, ठीक है। कुछ समय के बाद में फिर जब वो बच्चा कॉम्पिटेंट इनफ हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाता है, तब फिर वो जो बच्चा है वो बाहर निकल करके सर्वाइव कर पाता है। सब दिखता है, सब दिखता है, ठीक है। और बताओ कंगारू के यंग वन को क्या बोलते हैं? जोई बोलते हैं उसको, जोई। और कोई डाउट? क्लियर है सब?